हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए कि भाई किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलो भाई इसी के साथ करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। और आज हम करते हैं संख्या पद्धति के लास्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें पढ़ चुके हैं 1.4 तक के प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन तथा उदाहरण और उसके कंसेप्ट वीडियोस पढ़ चुके हैं। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है पहले उस वीडियोस को देख ले तो चीज़ें और बेहतर होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं इस क्लास को कंटिन्यू और देखते हैं भाई 1.5 में इसमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक ये है कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, मतलब क्या है, जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें किस तरह से उसको जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, किस तरह से गुना भाग किस तरह से किया जाता है। मेन दिक्कतें यहाँ पर ये आती है कि जब रूट वाली चीज़ आती है, जब अपरिमेय संख्या आती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आपके पास जो दिक्कत आएगी उसको पहले ही थोड़ा सा रिजॉल्व कर दें हम यहाँ पे, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा 2 प्लस में 3 रूट 5 है, प्लस में 7 रूट 5 है, प्लस में 6 है। इसको अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो क्या होगा, जैसे कि इसको ऐसे कर दिया मैंने और इसको जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो भाई एक तरीका ये होता है कि भाई बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं सबको जोड़ देते हैं ना, 3 2 5 और 7 6 13, 13 और 5 18 हो जाएगा, 18 के बाद रूट 5 लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, ये कर देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ने के लिए क्या है, जो नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, मतलब कि कहा जाए जो आपके पास पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या जो भी है उनको पहले जोड़ दिया जाएगा। पूर्णांक कह लो या फिर परिमेय संख्या कह लो, जो अलग से हैं, जो परिमेय संख्या अलग से हैं उनको पहले जोड़ना है। यानी 6 और 2 को जोड़ा तो 8 आ जाएगा। और जो अपरिमेय संख्या है वो भी क्या है, रूट 5 वाला रूट 5 से ही जुड़ेगा, रूट 5 वाला रूट 5 से ही जुड़ेगा। यानी 3 रूट 5 है और 7 रूट 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रूट 5। ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये तो हमारा जोड़ने वाला हो गया। अगर मैं वही कहूँ, ये पहला पार्ट हमने देख लिया। सेकंड में अगर मैं कहूँ आपको जोड़ना है 3 रूट 5 में 7 रूट 2 को जोड़ना है, तो क्या जुड़ पाएगा ये, तो अब कहीं भाई 10 रूट 7 लिख देंगे, नहीं, ये जुड़ेगा ही नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं जुड़ सकता, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं गुणा करने की बात करूं, कि हाँ भाई तीसरा पार्ट हम कह रहे हैं 3 रूट 5 है, इसको गुना कर दिया 7 रूट 2 से, इस तरह से किया जाए तो क्या होगा, तो भाई जो पूर्णांक नंबर, जो परिमेय संख्या, उसको पहले आपस में गुना कर लो, यानी 7 या 21 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रूट वाला है, रूट वाला रूट से गुना हो जाता है, यानी 5 दूनी 10 आ जाएगा और ये रूट 10 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी क्या है, रूट वाला, अलग अलग रूट वाले आपस में जुड़ते नहीं हैं लेकिन गुना हो जाते हैं। ठीक है, सेम रूट वाले जुड़ सकते हैं आपस में, और जब गुना होते हैं तब क्या होता है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि अगर 3 रूट 5 है और इसमें गुना कर दिया मैंने 7 रूट 5 को, तब क्या होगा, तो पहले तो 7 या 21 करते हैं तो जो 21 आ जाएगा, उसका रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो वो आएगा रूट 25 आएगा। अब रूट 25 लिखो या फिर इसी 25 को 5 का वर्ग लिख लो, ये कर सकते हैं, या ये लिखो, या फिर आप कर सकते हो रूट 5 को रूट 5 से गुना किया तो इस पूरे का वर्ग आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मैं बताऊं तो वर्ग से रूट कट जाता है, तो अब बचा 21 5, 21 पंचे 105 आंसर आ गया। ठीक है, यानी अगर अपरिमेय संख्या जो है, सेम अपरिमेय संख्या है, रूट 5 और रूट 5 है, जब आपस में गुना होते हैं तो उसका वर्ग होकर रूट कट जाता है। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है कि 5 की घात आधी है, 1/2 है, और इसमें ये 2 से ये 2 कट जाता है, इसलिए इससे कहते हैं रूट का कट जाना। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं और भी बाकी। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और उसके बाद अगर कोई संख्या के नीचे अपरिमेय संख्या आ जाती है, कभी नीचे अपरिमेय संख्या आती है, तो नीचे अपरिमेय संख्या आपको नहीं छोड़ना कभी भी, इसका करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण क्या होता है, नीचे जो भी संख्या है इसी से गुना करना है और इसी से भाग कर देना है। ठीक है, नीचे जो ये अपरिमेय संख्या उसी से गुना, उसी से भाग कर देना। अब देखो ये क्या हो गया, अब कह सकते हैं ऊपर रूट 5 आ गया और नीचे रूट 5 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और इस वर्ग से रूट कट जाएगा और अब हमारा आंसर क्या है, रूट 5/5 आ जाएगा। यानी आपको हमेशा नीचे वाली संख्या को 5 करना पड़ेगा, मतलब कि रूट हटाना पड़ेगा।
ठीक है, नीचे वाली संख्या में रूट नहीं होना चाहिए। और इस तरीके को कहा जाता है परिमेयीकरण। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, ये कहा जाता है इसे, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अगर कोई मैं बात करूं इसी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है √5 माइनस में 3 लिखा हुआ है, इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका परिमेयीकरण कैसे होगा? तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए आपको करना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन से आपको करना पड़ेगा, प्लस में 3 और √5 प्लस में 3 करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन से क्या होगा? तो ऊपर वाला 1 से गुना हो जाएगा, तो भाई 1 से गुना किया तो ये आ गया √5 प्लस में 3 आ गया। और नीचे की बात करें तो a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी ये आ जाएगा √5 का वर्ग आ जाएगा और माइनस में 3 का वर्ग आ जाएगा। ये होगा a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यही होता है। ठीक है, अब हम इसमें कह सकते हैं ये क्या आ रहा है? √5 प्लस में 3 है और नीचे आ रहा है 5, देखो स्क्वायर से रूट कट गया और 3 का वर्ग 9 होता है। अब ये आ गया हमारे पास √5 प्लस 3 बटे में -4, ये आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, चलो भाई ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस तरीके के, इसको भी क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को भी कहा जाता है परिमेयीकरण, यानी इस प्रोसेस को भी कहते हैं परिमेयीकरण कहते हैं। ओके, चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन जो उदाहरण से स्टार्ट कर रहे हैं, उदाहरण नंबर जो 12 है, जांच कीजिए कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें बता दूं एक और चीज़ कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या है, इसमें अगर अपरिमेय संख्या जोड़ दें या फिर इसमें अपरिमेय संख्या घटा दें या इसमें अपरिमेय संख्या से भाग कर दें, ठीक है, या अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें, चारों में से कोई भी कंडीशन होती है, जोड़ घटा गुना भाग, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ हम इन चार में से कुछ भी करते हैं, तब ये फाइनली क्या आएगा? ये आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो अब देखते हैं भाई ये क्या चीज़ है। तो हम इसमें देख सकते हैं भाई, इसमें पहले 7√5, ये क्या आएगा? तो 7√5 गुना हुआ है भाई, परिमेय और अपरिमेय गुना हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, एक चीज़ याद रखना भाई, अपरिमेय समझ लो क्या है, कहते हैं ना वही वाली बात भाई, हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो भाई वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, अपरिमेय संख्या जहाँ आ जाएगा भाई वही वो अपरिमेय ही बना देगा। ठीक है, अपरिमेय भाई उसका कहते हैं बड़े लोग बड़ी बातें, वही चीज़ आती है। परिमेय अपरिमेय संख्या है, आएगा भाई सबको अपरिमेय बना देगा, यही चीज़ यहाँ पर अब अलाउ हो रही है। ओके, तो यहाँ 7√5 का अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट की बात करें, 7/√5 का है, तो ये क्या होगा? ये भी अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड पार्ट की, जो कि लिखी हुई है क्या? √2 प्लस में 21, यानी अगर हम जोड़ रहे हैं, देखो गुना भाग और जोड़ने वाली बात करें तब भी अपरिमेय संख्या ही होगी। और उसके बाद क्या करें चौथे पार्ट में, पाई -2 है और पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, तो घटा करेंगे तो घटा में भी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होंगे, कोई भी परिमेय नहीं है, क्योंकि ये रूल मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या होगा? अब तो आपको बता चुका हूँ मैं, कहते ना मेन चीज़ तो आपको बता चुका हूँ, अब हो गई है बिल्कुल इजी वाली बात। ठीक है, अब आप फटाफट करोगे। यहाँ पर हम बात करें भाई, इसमें 2√2 प्लस 5√3, इसमें हमने जोड़ा है √2 और -3√3। अब ये तो बता दोगे? बता दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है भाई, क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? चलो भाई ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। अब इसमें हमें पता है √2 का भाई तो √2 है, तो वो उसी के साथ भाईगिरी जमाएगा, उसी के साथ जुड़ेगा वो। ठीक है, तो हम √2 को √2 से ही जोड़ेंगे, तो √2 को √2 से जोड़ेंगे तो 2√2 है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1√2 है, एक ही है, तो एक में 2 जोड़ोगे तो 3√2 आ जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। 5√3 में से 3√3 घटेगा, क्योंकि √3 वाला √3 से ही घटता है, तो 5 में से 3 गया तो 2√3 बच जाएगा। ये तो 2 था, ये तो गड़बड़ हो गई, बोलते नहीं हो। 2√2 में 2√2 जोड़ेंगे तो 3√2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, लेकिन √2 है तो √2 ही रहेगा।
5√3 में से 3√3 जाएगा तो 2√3 बचेगा, ये आ गया और यही इसका आंसर आ गया। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई 6√5 और 2√5 का गुणा करेंगे, ये भी चीज़ें बताई थी अभी। तो भाई इसमें भी देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। 6√5 गुने में 2√5, इसको हमने किया तो 6 दूनी तो 12 हो गया और √5 का वर्ग हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 12 पंचे 60 आंसर आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 60 आंसर आ गया। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसको भी इरेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या रखा भाई, इसको इससे भाग किया जाए, यानी 8√15 है, इसको हमने 2√3 से भाग किया, तब क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि 8√15 है तो रूट को दोनों रूट के हैं तो रूट से रूट कट सकता है। रूट से रूट नहीं मतलब रूट के अंदर वाली संख्या जो रूट के अंदर वाली संख्या को काट सकता है। तो हम यहाँ पर पहले तो डायरेक्ट काटते हैं। कैसे कट रहा है, 2 चौके 8 कट गया, अब 3 पंचे 15 भी कटेगा, लेकिन जो संख्या आएगी वो रूट में ही आएगी। या फिर इसको ऐसे ना करके मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया 4 आ गया, गुने में √15/√3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रूट में थे, दोनों रूट के अंदर आ गए, भाई भाई अपने एक कैटेगरी में आ गया, भाई लोग हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 3 पंचे 15 काट दिया, अब हमारा आंसर आ गया 4√5, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से भी काट सकते, 3 पंचे 15 काट देते, √5 बचता, 4√5 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भाग के आता है। तो यहाँ हमने जोड़ घटा गुना भाग सब कुछ देख लिया, ठीक है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन में देखा है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। भाई इसको सरल करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे। तो आते हैं पहले वाले पे, फर्स्ट पार्ट जो है, तो इसको आपस में गुना करेंगे। अब गुना कैसे करेंगे, तो 5 दूनी 10 यही होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, 5√7 है और 2√5 है, ठीक है भाई। 5 प्लस में √7 है, 2 प्लस √5 है। अब इसमें देखो 5 दूनी 10 करेंगे, ठीक है। 5 को इससे करेंगे तो 5√5 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 2√7 आएगा और इसको इससे करेंगे 7 पंचे 35 आएगा, ये आ गया, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, तो भाई क्यों नहीं जुड़ेगा, तो हम देख सकते हैं भाई 10 तो अलग है, √5 से जुड़ता है, कहीं √5 है नहीं, √7 से जुड़ता है, √35 से जुड़ेगा, तो ये कहीं नहीं जुड़ेगा और जो है यही आंसर आएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है a + b और a - b, यही है। तो a का वर्ग - b का वर्ग आएगा, तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 5 का वर्ग आएगा और माइनस में √5 का वर्ग आएगा। 5 का वर्ग कितना है 25 और √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी ये आपका परिमेय संख्या आ गया, ठीक है। चलो भाई इसकी बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट हमें देखा √3 + √7 का वर्ग होल स्क्वायर है, √3 + √7 है, इसका पूर्ण वर्ग पूरा वर्ग दे रखा है। इसमें फॉर्मूला खोलेंगे a का वर्ग + b का वर्ग, इस तरह से। तो यहाँ आएगा √3 का वर्ग आएगा प्लस में √7 का वर्ग आएगा प्लस में 2 √3 और √7 आएगा, इस तरह चीज़ चल रही है। √3 का वर्ग क्या आएगा, तो ये आ गया 3, √7 का वर्ग 7 और 7 या 21 आ रहा है, 2 √21 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसको 10 प्लस में 2 √21 लिख सकते हैं, इस तरह चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई इस पूरे को इरेज करते हैं और आते हैं फिर हम नेक्स्ट पे। ओके चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट तो इसी में है, आगे किए जाएंगे। यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, इसमें भी आपको दिख पा रहा है a - b और a + b दिख रहा है, ठीक है। तो हम अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो a - b और a + b दिख रहा है, मतलब a का वर्ग - b का वर्ग आएगा, यानी √11 का वर्ग आएगा माइनस में √7 का वर्ग आएगा, ठीक है। रूट से स्क्वायर से रूट कट गया दोनों का, 11 में से 7 गया और ये बचा 4 और ये 4 आंसर आ गया, ठीक है। 4 हमारा आंसर आ गया। चलो भाई ठीक है, इसको भी नोट कर लो और आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है भाई 1/√2 है कि हर का परिमेयकरण, ये चीज़ भी बताई थी अभी, ये बताया था परिमेयकरण। तो भाई इसका परिमेयकरण करेंगे, तो इसके परिमेयकरण में क्या होगा, इसका जो हल कर रहे हैं हम यहाँ पे
1/√2 है तो हम कैसे करते थे, √2 जो नीचे उसी से गुना और भाग कर देंगे और ये आ जाएगा √2 और बटे में इसका वर्ग हो जाएगा। इससे ये कट गया और आंसर आ गया √2/2 और यही आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। अगला हमें ये दे रखा है भाई इसका परिमेयकरण, ये भी अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने। चलो भाई इसको भी करते हैं। 1/2 2 प्लस में √3 है। इसका परिमेयकरण जो हम करेंगे तो 2 प्लस लिखा है तो हम माइनस के साथ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऊपर 1 से गुना होगा तो सेम रह जाएगा। नीचे क्या होगा, a + b और a - b चलेगा, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इससे स्क्वायर से रूट कट गया, ऊपर बचा है 2 माइनस में √3 और नीचे बचा है 4 माइनस में 3 और ये बच गया हमारे पास 2 माइनस में √3 और बटे में 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा परिमेयकरण हो गया, इसको भी नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें भी परिमेयकरण करना है भाई, हर का परिमेयकरण करना है। तो फिर से इसमें वही बात करेंगे जो अभी तक बातें चलती आ रही है, वही करेंगे भाई। क्या करें, √3 माइनस में √5 है, इसका परिमेयकरण फिर से जो माइनस में है प्लस में करके ऊपर से गुना और भाग करो, ख़त्म करो इसको। तो क्या रहा है, √3 प्लस में √5 बटे में √3 प्लस में √5, यही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको यहाँ गुना किया तो 5 आ गया, यह आ गया √3 प्लस में √5 और नीचे आ रहा है a का वर्ग माइनस में b का वर्ग आएगा, यानी हम कह सकते हैं √3 का वर्ग आएगा और माइनस में √5 का वर्ग आएगा। ठीक है, नीचे आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 5 तो बाहर रहने दो, √3 है प्लस √5 है और नीचे क्या आ रहेगा, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, मतलब 3 में से 5 गया, यानी ये आंसर आ रहा है 5 बटे में -2 और यहाँ पर साथ में आ रहा है √3 प्लस में √5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो परिमेयकरण में यही है कि माइनस है तो प्लस से गुना और भाग करो और सॉल्व करो इसको। फॉर्मूला लग रहा है नीचे a - b और प्लस b का, जो a का वर्ग माइनस b का वर्ग चल रहा है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें सिंपल करते रहो। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दे रखा है भाई उदाहरण में 1/7 प्लस में 3√2 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, तो इसमें भी हमें करना है परिमेयकरण। ठीक है भाई, सेम चीज़ सेम क्वेश्चन जैसा पीछे भी था वैसे ही सेम है। ठीक है भाई, इसको भी कर लेते हैं। तो इसके हल में आते हैं, क्या चीज़ आ रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भाई 1/7 प्लस में 3√2। परिमेयकरण का क्या सीन था भाई, जो प्लस था उसको हमें माइनस करना था, सेम चीज़। चलो भाई कर देते हैं माइनस, यानी 7 माइनस में 3√2 और बटे में 7 माइनस में 3√2, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया। ओके, अब इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो वो तो सेम टू सेम रह जाएगा। नीचे वाले की बात करें तो ये 7 a + b a - b क्या होता है, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यही होगा। यानी हम कह सकते हैं 7 का वर्ग माइनस में 3√2 का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर जो है उसको वही रहने देते हैं हम और नीचे की बात करते हैं तो नीचे क्या आ रहा है, 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 आ गया और -3 का वर्ग कितना होगा, तो 9 होगा और √2 का वर्ग कितना होगा, तो √2 का वर्ग 2 ही होता है, तो 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, उसके बाद हम इसमें कह सकते हैं भाई कितना आ रहा है, तो ऊपर आ गया 7 माइनस में 3√2 और नीचे 49 में से 18 जाएगा तो कितना बचा, 31। तो इसका आंसर 31 आ गया। तो ये आंसर आ गया। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो भाई क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। तो जो हमने उदाहरण देखे हैं, जिस तरह के कंसेप्ट समझे हैं, उसी के आधार पर ही क्वेश्चन बनने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी लगता जाएगा, बस साथ में बने रहिए। ठीक है, चलो भाई यहाँ देखिए क्या लिखा है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन से अपरिमेय हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, यहाँ पर क्या है, ये आपको दिख रहा है भाई परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम घटा रहे हैं। भाई परिमेय में से अपरिमेय घटेगा तो क्या होगा, तो मैंने पहले ही ये चीज़ बताई थी कि कोई भी परिमेय में से अपरिमेय संख्या को चाहे घटाओ
चाहे जोड़ो और चाहे गुना करो चाहे भाग करो। यानी कि मैं कहूँ कि 2 के साथ माइनस में √5 करो, 2 के साथ प्लस में √5 करो, या 2 के साथ गुने में √5 करो, या 2 के साथ भाग में √5 करो। भाई कुछ भी कर लो, √5 है, यानी कि कहते हैं ना बड़े लोग, भाई जहाँ से हम शुरू जहाँ हम खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। भाई वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर अपरिमेय संख्या आ गई तो वह अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ओके, यहाँ पर हम कह सकते हैं सारी की सारी संख्या ये क्या बन गई, अपरिमेय बन गई। ठीक है भाई, अपरिमेय बन गई यहाँ पे। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे भाई 2 में से √5 गया, क्या बचेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय। ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या हुई। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर 3 प्लस में √23 माइनस में √23, इस तरह की चीज़ें। अब बोलोगे सर इसमें भी है, प्लस में √23 है माइनस में √23 है, तो ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन एक चीज़ देख लेना, कहीं वो अपरिमेय संख्या जो है आपस में ही तो खत्म नहीं हो जा रही। मतलब इसको पहले सॉल्व करना है, पहले देखना है कि भाई कहीं वो खत्म तो नहीं हो जा रहे। कैसे खत्म, तो यहाँ देखते हैं भाई कैसे खत्म होगा। 3 प्लस में √23 है और यहाँ ब्रैकेट खोला और ये माइनस में √23 है। अब हमें दिख रहा है इससे ये कट गया भाई, प्लस √23 में से माइनस √23 जाएगा, कट जाएगा, बचा सिर्फ 3। और सिर्फ 3 क्या होता है, तो ये होता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, अगले वाले को भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे भाई इसमें क्या चीज़ है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं भाई रूट वाला जो अपरिमेय संख्या है वो गुना में है। लेकिन एक और चीज़, गुना में तो है लेकिन ये तो कट रहा है। कैसे कट रहा है, √7 से √7 कट जाएगा, बचा क्या, बचा सिर्फ 2/7। और 2/7 क्या होगा, तो ये तो p/q की फॉर्म में आ गया, रूट भी नहीं है, तो ये आपका आ गया परिमेय संख्या। ये आ गया परिमेय संख्या। ठीक है भाई, नेक्स्ट लास्ट नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर है परिमेय, नीचे है अपरिमेय, और ये भाग में है। जैसे कि यहाँ बताया ये भाग में है, तो भाग में है तब भी वो अपरिमेय संख्या ही होगा, चाहे इसका परिमेयीकरण कर दो तब भी अपरिमेय रहेगा। क्योंकि परिमेयीकरण अगर इसका करते भी हो तो क्या चीज़ आएगा यहाँ पे, अगर इसका परिमेयीकरण करते हो तो √2 ऊपर आएगा, √2 नीचे आएगा, तब भी आंसर आ रहा है √2 बटे में नीचे √2 मिलकर 2 आ जाएगा, तब भी तो रूट रह ही गया। रूट खत्म तो नहीं हो रहा ना, अब रूट खत्म नहीं हो रहा, वो बच गया है, तो भाई वो तो अपना रुतबा दिखाएगा ही। और इसमें हम कहेंगे ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। चलो भाई ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट नीचे लास्ट की बात करते हैं, तो लास्ट लिखा है 2π। अब 2π की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 2 गुने में पाई है, और पाई क्या होता है, पाई होती है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब पाई अपरिमेय संख्या और पाई के साथ गुना में है, तो अपरिमेय के साथ अगर परिमेय गुना में है तो अपरिमेय ही आएगा, तो इसका आंसर भी अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसको हम मिटाते हैं और इसका बाकी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, और यही इसका आंसर हो गया। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। भाई इसको सरल करना है, सरल मतलब इसको सॉल्यूशन करना है, भी छोटे छोटे में किस तरह से बन सकता है। तो भाई इसमें क्या चीज़ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये आपस में गुना होगा और कोई चारा नहीं, भाई गुना ही करना पड़ेगा। तो गुना कैसे होता है, 3 को 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2 आएगा। ठीक है, √3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 √3 आएगा, और √3 को √2 से करेंगे तो √6 आएगा। रूट वाला रूट से गुना हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। क्या ये अब जुड़ सकता है, तो जुड़ने के लिए बात करें तो भाई √2 वाला √2 से ही जुड़ता है, तो और कोई √2 वाला तो है ही नहीं। √3 वाला √3 से जुड़ता है और वो कहीं है ही नहीं, √6 में भी √6 ही जुड़ेगा, तो यानी ये जो बचा है आपके सामने यही इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, इसकी बात करें नेक्स्ट वाले की, तो यहाँ हम देख रहे हैं a + b और a - b, इस तरह की चीज़ें। तो 3 + √3 और 3 - √3 ये चीज़ हो रखा है। तो भाई a + b a - b यानी a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 होता है और √3 का वर्ग 3 होता है, और 9 में से 3 गया 6, और यही आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट वाले की बात करें नीचे, तो यहाँ पर आपको दिख रखा है इसका होल स्क्वायर है, पूरे का वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला क्या था भाई, तो इसका फार्मूला वही है a का वर्ग
प्लस में b का वर्ग प्लस में 2a और b, यही फॉर्मूला होता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, इसी को करें तो √5 का वर्ग 5 होता है और ये √2 का वर्ग 2 होता है और ये 2 है और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे लिख सकते हैं 5 और 2 7, यानी 7 प्लस में 2√10, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर जो है, पूरे का वर्ग जो है, ठीक है। चलो भाई, अब लास्ट वाले की बात करें भाई, इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला दिख रहा है, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग डायरेक्ट हो जाएगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं √5 का वर्ग माइनस में √2 का वर्ग, ये हो जाएगा। √5 का वर्ग कितना होता है, तो ये 5 होता है, √2 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है, यानी आंसर 3 आ रहा है, ये 3 आ गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने सॉल्व हो गए, ठीक है। किस तरह से हम इसको गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, वो चीज़ें मैंने बता दी है। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपको लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूं। जैसे कि आप लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हो भाई, ये पाई आया कहाँ से, पाई बड़ा परेशान करता है मैथ में, पाई नाम की चीज़ कहाँ से आ गई है, ठीक है। और पाई बनाया कैसे, बना कैसे पाई, होता क्या है पाई, और पाई 22/7 मतलब ये चीज़ आई कहाँ से, बड़ी तो कन्फ्यूजन वाली बात है। अब भाई कोई दिमाग वाला बंदा ही लेके आया था ये, ठीक है। अब क्या चीज़ था भाई, कैसे था, क्या था, वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि एक वृत्त होता है, वृत्त हमारे पास है, इसका केंद्र है। अब वृत्त की बात करें, मान लो एक धागे से आपने वृत्त बना लिया, ठीक है, और उस धागे को खोल दोगे तो कुछ लंबा सा ऐसे हो जाएगा, ये लंबाई आ जाएगी। इस वृत्त को अगर खोल दोगे तो लेंथ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और इसी लेंथ को क्या, इसी लंबाई को क्या कहते हैं, इस वृत्त की परिधि कही जाती है। परिधि मतलब चारों तरफ की, मतलब पूरे आउटसाइड की लंबाई जिसे कहा जाता है। तो इस पूरे की लंबाई क्या होगी, तो अगर ये धागे का उसे हमने खोल दिया तो वही लंबाई होगी। मान लो ये लंबाई को मैंने c मान लिया, ये c हमने मान लिया इसे, चलो भाई ठीक है, c मान लिया। और इस वृत्त का व्यास जो है, ये जो वृत्त हमारे पास है, इसका जो व्यास है इसको हमने d मान लिया है, ठीक है। वृत्त का व्यास जो है उसे d मान लिया है और वृत्त के लिए जो परिधि की लंबाई जो है वो c आ गई है, ठीक है। और पाई होता क्या है, तो पाई के लिए मैं आपको बताऊं तो पाई होता है परिधि जो है और व्यास जो है, इसके अनुपात को पाई कहा जाता है। यानी जो परिधि है इसकी और व्यास है उसके अनुपात को पाई कहा जाता है। ये चीज़ हो गई भी, चलो भाई ठीक है, परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। अब एक और चीज़ कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई पाई तो होता है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या कभी p/q की फॉर्म में हो ही नहीं सकता। भाई बटे के रूप में तो आ ही नहीं सकता अपरिमेय संख्या, तो ये बटे में कैसे आ गया, c/d कैसे आ गया। एक और चीज़ तुमने देखी होगी, पाई का मान होता है 22/7 और ये बटे में आ रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं भाई पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ वाली बात है। चलो इसको भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं इसी पे ही कि ये क्या है, c/d आ गया है, मतलब इसकी परिधि और ये d है, इस पे आ गया है, ठीक है। और इसका जब ये बटे में आ रहा है तो हम इसे अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं, तो इसके लॉजिक के लिए मैं बताना चाहूँगा। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या कहा है कि ये c/d पाई होता है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब तथ्य का क्या है कि अपरिमेय संख्या और वो बटे में आ रहा है, तो इसका विरोध हो रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है भाई, इसका विरोध हो रहा है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करें, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, क्या बताएं इसके बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि पाई जो होता है वो इसकी परिधि और व्यास का अनुपात होता है, लेकिन वो अनुपात भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता, ठीक है ना। वो पूरा अनुपात में नहीं होता, वो लगभग वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो यानी ये पूरा एग्जैक्ट मान नहीं होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाई जो है वो c/d होता है और यह लगभग अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये लगभग अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना, पूरा एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होता, लगभग होता है। और जो पॉइंट के बाद कहा जाए उसकी संख्या जो है बदलती रहती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता, ठीक है, जो इनका अनुपात होता है, यानी कि वो एग्जैक्ट अनुपात नहीं हो पाता,
ठीक है, वो थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर दिक्कत हो गई, इसीलिए कहा जाए कि पाई जो होता है वो c/d होता है, इसलिए कहते हैं पाई c/d होने के बावजूद अपरिमेय संख्या होता है। और एक और चीज़ बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है पाई का मान 22/7 होता है, ये होता है, या आप यूज़ करते हैं, पाई का मान 22/7 होता है। तो अब बोलोगे पाई का मान जब 22/7 होता है तो ये अपरिमेय क्यों है? तो यहाँ पर क्या है कि आपको बता दूं, ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये वाली संख्या परिमेय होती है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होते, ये लगभग बराबर होते हैं, ये पूरे एग्जैक्ट बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं। लगभग बराबर को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, ये लगभग इसके बराबर होता है, ठीक है। इस कंडीशन से क्या है, हम बस मान लेते हैं कि 22/7 के बराबर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है, और इसीलिए इसको परिमेय माना जाता है, इसको अपरिमेय संख्या माना जाता है। ये चीज़ें माइंड में सेट रखना, ओके। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो गई है कि पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाई c/d होता है, तब भी वो अपरिमेय संख्या होती है, ओके। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझने वाली बात थी मोस्टली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। अब बोलोगे सर पिछला हमने किया था, निरूपित करने वाली चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हम देख रहे थे भाई √2 को हमने किया था, √3 को किया था, √4 को किया था, √5 को किया था, इस तरह से हम करते जा रहे थे, ठीक है। अब इस तरह से जो हम कर रहे थे तो वहाँ पर चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये 9.3 कैसे निकाले? 9.3 तो बड़ा मुश्किल वाला लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसका एक अलग सा ट्रिक है, अलग सा तरीका है इसका करने का, जो कि ये उसी तरीके से ही होगा, ठीक है ना, उस तरीके से ये होगा कि 9.3 का रूट कैसे निकाला जाए, मतलब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए, ठीक है। और यही चीज़ 9.3 की जगह यही आ सकता है, 3.7 आ सकता है, 5.3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं 9.3 कुछ भी आता है, सब के सब उसी तरीके से होंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से बन जाते हैं और पेपर में आते भी हैं। चलो भाई इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर देखो, जब भी 9.3 आपको दे तो आपको क्या करना है, 10.3 की एक रेखा खींचनी है, यानी आपने एक खींचा है 10.3 की एक रेखा खींची, ठीक है। अब 10.3 की रेखा खींचिए, उसके बाद ये जो रेखा आपके पास है जो आपने 10.3 की खींची है, इसका क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है। और वो कैसे खींचते हैं, तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोला और एक कट ऊपर और एक कट नीचे, ठीक है, और उतने ही प्रकार को रखना है, ठीक है, और एक कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से कर देना है। मतलब यहाँ से प्रकार को आधे से ज़्यादा रखा और एक कट ऊपर एक कट नीचे आ जाएगा, और सेम यहीं से एक कट ऊपर एक कट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये जो रेखा है ये क्या आई है, ये एक लंब समद्विभाजक आई है, ठीक है। अब इसके बाद प्रकार को यहाँ रखे और एक को यहाँ रखे और इस तरह से गोल घुमा देंगे, इस तरह से गोल घुमाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये दोनों अगर टच हो जाते हैं तब मतलब आप सही जा रहे हो, अगर ये इसके पार चला गया तो आप गलत हो, ठीक है। यानी आपने केंद्र इसको माना, प्रकार को यहाँ रखा और इसको ऐसे गोल कर दिया पूरा, ठीक है, और वो इसको टच करेगा ही करेगा, ओके। चलो भाई पहला काम तो ये किया कि 10.3 की लाइन खींची और हमने लंब समद्विभाजक खींचा और उसके बाद ये आर्क हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। चलो भाई उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक की दूरी पर, यानी ये दूरी क्या है, 1 की दूरी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे कर दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर खींचा है हमने 90 डिग्री का कोण। कैसे खींचते हैं, तो प्रकार लेके एक यहाँ पर ऐसे गोला मार देंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से पहला कट और दूसरा कट ऐसे ही होता है, और यहाँ से इससे ऊपर कट और इससे ऊपर कट, ये हमने पढ़ रखा है कि भाई 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है, इस तरह से हमने कर दिया है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो ऊपर तक चली जाए। इसको थोड़ा सा मैं वैसे कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ से ये आया है और ये आया है, ठीक है, मतलब यहाँ से ये कट मारा और यहाँ से ये कट मारा है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दी हमने ऐसे, ओके। इसको यहाँ से हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, हमें प्रकार को फिर से यहाँ रखना है और यहाँ रख के और इस तरह से लाइन को ऐसे बना देना है, ठीक है, और इस रेखा को यहाँ बढ़ा देना है। अब इसको मानो 0, ये आ गया आपका 0, ठीक है, ये आ गया आपका 1, ये आ गया यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा 3, और 3 से आगे थोड़ा सा, 3 से थोड़ा सा आगे क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है,
और ये पॉइंट जो आपका आया है जिसको हमने इस तरीके से खींचा है, ये पॉइंट जो आया है इसी को कहते हैं अंडर रूट में 9.3 आया है। ठीक है, इसी को कहेंगे 9.3 अंडर रूट में आ जाएगा। ओके, तो इसमें स्टेप वाइज क्या क्या चीज़ें होगी। पहला काम था 9.3 का है तो 10.3 की लाइन खींचनी है। दूसरा पॉइंट इसको लमसम द्विभाजक करना है। तीसरा पॉइंट इसमें यहाँ पर पॉइंट रख के और ऐसे करके अरे एक अर्धगोला बना देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चौथा इसमें हमें 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है 1 सेंटीमीटर पे कट लगाना है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देना है। ठीक है, और जहाँ वो ऊपर कट कर रहा है यहाँ प्रकार रख कर इस तरह से गोल घुमा देना है और जहाँ यहाँ पर कट करेगा वही आपका होगा अंडर रूट में 9.3। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसीजर आपको करना है किसमें 5.3 हो चाहे 7.3 हो चाहे 7.7 हो चाहे 9.8 हो, कुछ भी पॉइंट वाली कोई भी संख्या होती है उसको अगर संख्या रेखा पर रखना है तो इस तरीके से ही रखना होगा। इसके 2-4 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी और आप बड़े प्यार से कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं तो ये आपको करना जरूरी है और जब तक आप उसको किसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएगी आपसे। आपको क्या करना है, पेंसिल पेन लेना है, पेंसिल प्रकार स्केल जो भी हैं वो लेने हैं और आपको उसको यूज़ करके बनाना है। आप आज ही बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपने कल पे टाल दिया तो फिर वो नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, तो इसको बस करना ज़रूरी है। ओके, चलो भाई हम इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो इसको बार बार रिपीट करके वीडियो देख लो कि भाई मैंने ये स्टेप बोला है, ये स्टेप बोला है, ये स्टेप बोला है, उसके बाद चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी और आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। इस ये जो भी है इसका परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें 1/√7 है, इसका परिमेयकरण कैसे होगा, तो ये चीज़ मैंने बताई थी शुरू में ही, चैप्टर स्टार्ट होने के शुरू में बताया था कैसे परिमेयकरण था। तो नीचे जो भी अपरिमेय संख्या है उसको ऊपर से गुना और नीचे गुना कर देना है और यह आंसर आ गया हमारा √7 और नीचे √7 का वर्ग होगा जो कि सिर्फ 7 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें हमें दे रखा है 1/√7 माइनस में √6। अब इस तरह का परिमेयकरण करना है तो माइनस है तो प्लस करके परिमेयकरण कर देंगे जो कि हो जाएगा √7 प्लस में √6 और √7 प्लस में √6। अब ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा √7 प्लस में √6 और नीचे वाले की बात करें तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a का वर्ग माइनस में b का वर्ग यानी √7 का वर्ग माइनस में √6 का वर्ग, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारे पास, तो ये आंसर हमारा आ चुका है √7 प्लस में √6 और बटे में 7 माइनस 6 और इसका आंसर हमने अब लिख दिया है √7 प्लस √6। नीचे तो 1 बचा, लिखने की जरूरत है नहीं, तो वही आपका आंसर आ गया। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ओके, चलो भाई अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसमें भी सेम इस तरह का ही परिमेयकरण होगा। इसमें माइनस था, इसमें प्लस दे रखा है तो भाई प्लस वाले को भी कर देते हैं। √5 प्लस में √2 है, इसका परिमेय के लिए क्या हो जाएगा, परिमेयकरण के लिए प्लस अगर दे रखा है तो माइनस से गुना और भाग करना पड़ेगा यानी √5 माइनस √2 और बटे में √5 माइनस √2 ये होगा। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या आ रहा है, इसको करें तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ऊपर भीड़ लग जाएगी। इसमें हम कर सकते हैं भाई ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे तो √5 माइनस √2 आएगा। ठीक है, और नीचे होगा a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a का वर्ग क्या हो जाएगा √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया भाई √5 का 5 √5 का √5 ही रहेगा, √2 का √2 ही रहेगा और √5 का वर्ग क्या होता है तो सिर्फ 5 होता है और √2 का वर्ग कितना होता है तो सिर्फ 2 ही होता है। और यहाँ पर हमने इसका आंसर एग्जैक्ट निकाल दिया है कि ये कितना आ गया है, ये चीज़ आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये आपका था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों के एरो हमने लगाए रखे हैं, तीनों हमारे आंसर आ गए हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूँ और चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तीन पार्ट है इनका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चौथे को हम सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट जो हमारे पास ये दे रखा है इसके अंदर आ जाएगा क्या, 1/√7 माइनस में √2। इसका परिमेयकरण भी सेम टू सेम जैसे ऊपर क्या है वैसे यहाँ होगा। √7 को ऊपर रखा प्लस में, माइनस तो प्लस में चलेगा, प्लस में √2 आ गया। ठीक है, ऊपर से इसको 1 से गुना किया तो ये कितना आ जाएगा √7 प्लस में √2 और नीचे कितना आ जाएगा तो a माइनस बी a प्लस बी यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं √7 का वर्ग
माइनस में √2 का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ये क्या आ रहा है √7 प्लस में √2 और बटे में √7 का वर्ग 7 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, यानी हमारा आंसर अब आ चुका है √7 प्लस √2 और बटे में 5 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन प्रश्नावली जो है, यानी हमने आज प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है 1.5 प्रश्नावली, उदाहरण और इसके कंसेप्ट पूरे को बिल्कुल अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से कर दिया है कंप्लीट। और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो भी कमेंट में करना कि भाई इस चीज़ में दिक्कत आई है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, कोई और वीडियोज़ भी चाहिए इस तरह की, तो वो चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवा दिया है कंप्लीट। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए, और बाकी आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ यही वेबसाइट के साथ साथ आपके फ़ोन पे ऐप जो आते हैं, जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं, उसमें भी ये अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप, जो कि आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस बिल्कुल दिखाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे भाई इसकी क्या खासियत है, तो इसकी खासियत ये है कि इसमें जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि बिल्कुल अरेंज फॉर्म में है, या आपको यानी कि कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो कि इसका इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम का सेक्शन अलग है, NTSC का सेक्शन अलग है, ओलंपियाड के सेक्शन अलग है, तो हर तरह के फील्ड के यहाँ पर कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, अगर आप 9th में तो 9th पे क्लिक करें, 10th वाला आपको कोई फ्रेंड है तो 10th पे क्लिक करेगा, और भी आप किसी को सजेस्ट करते हो 11th 12th 8th जो भी है उनको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने 10th पे क्लिक किया, 10th पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने 10th के जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो आपको विजुअल हो जाएंगे कि भाई ये आपको दिख रहे हैं। आपको इनमें से किसी भी टीचर्स की कोई पुरानी वीडियोज़ आपको देखनी है, जैसे कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है, कोई एग्ज़ाम आने वाला है, आपको कोई कंसेप्ट है जो आपको याद नहीं आ रहा, या फिर जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो भाई पहला लेक्चर मैंने मिस कर दिया था, वो देख लूँ। ठीक है, वो चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे सामने यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं ऐसा कुछ आपको सामने आ जाएगा, और इसके अंदर आप देख पाओगे भाई नीचे से यहाँ पर स्टार्ट है कि हमने जो से चैप्टर कवर करवाए हैं वो सारे सबकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है उस पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर आपके पास NCERT सॉल्यूशन, वन शॉट सॉल्यूशन और भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए करवाई हुई है, उस चीज़ों पे वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियोस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के सभी विषयों के लिए हैं, वो भी 100% फ्री। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में, जो भी आपके पास जान पहचान में जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा होगा, आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, जिससे बहुत बेहतरीन अच्छी बात होगी। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।